हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण एक और लेक्चर के साथ। दैट लेक्चर इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसे कहा जाता है थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। समझिएगा कॉन्सेप्ट। हम एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल करके आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो क्रेब साइकिल हुआ उसमें जो NADH2 और FADH2 बने, तो वो यहाँ पे अभी काम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन आपने याद रखनी है। कहाँ पे होता है? एट द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन क्या है? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? NADH2 एंड FADH2 जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं ऑक्सीडाइज हेयर। यहाँ पे ये होते हैं ऑक्सीडाइज। NADH2 एंड FADH2 ऑक्सीडाइज्ड हेयर टू लाइब्रेट एनर्जी। एनर्जी को लाइब्रेट करने के लिए NADH2 और FADH2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं ऑक्सीडाइज। याद रखिएगा। तो आप कहेंगे कि ये NADH2 और FADH2 कहाँ कहाँ पे बने? चलें हिसाब लगाते हैं भाई। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एस्टिमेशन। यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ, दैट इज़ एस्टिमेशन। चलें हिसाब लगाते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस के नाम लिख लेता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले होने वाले रिएक्शन। तो जो पहला रिएक्शन हुआ था उसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पहले रिएक्शन का नाम था ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड रिएक्शन का नाम था दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे अब लिंक रिएक्शन का नाम देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये सेकेंड रिएक्शन था। और थर्ड रिएक्शन जो था वो था क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये तीन रिएक्शन हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने से पहले। हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कैसे बनी है। ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस में NADH का हिसाब लगाते हैं कि भाई NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने। सबसे पहले ATP की बात करते हैं कि ATP कितना बना है ग्लाइकोलाइसिस में और इस रिएक्शन में। दूसरा हम अंदाज़ा लगाएंगे NADH2 का और लास्ट में हम अंदाज़ा लगाएंगे FADH2 का। अभी समझने की कोशिश करिएगा। जो NADH2 है वो NADH2 और FADH2 ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना काम करेंगे। ATP ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने? टोटल 4 बने थे, लेकिन नेट गेन हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेट गेन हुआ 2 ATP। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में कितने ATP बने? आपका भाई कोई भी ATP नहीं बना ऑक्सीडेशन में। ठीक है, क्रेब साइकिल में कितने बने भाई? 2 पायरुविक एसिड ने पार्टिसिपेट किया था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में थे, तो एक साइकिल में 1 ATP बन रहा था, तो 2 साइकिल में 2 बनेंगे। सही हो गया? ये हम एस्टिमेशन करते हैं। NADH2 को अगर आप देखेंगे तो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने? 2 NADH2 बने थे ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में कितने बने थे NADH2? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर आपने ये लेक्चर मेरा अटेंड किया था तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में 2 NADH2 बने थे। ठीक है, और क्रेब साइकिल में कितने बने थे? एक साइकिल में 3 NADH2 बने थे, तो 2 मरतबा साइकिल चलेगा क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है और 2 पायरुविक एसिड से बने थे ये एसिटाइल कोएंजाइम A, तो 2 मरतबा साइकिल चलेगा, तो एक साइकिल में 3 NADH2, तो 2 साइकिल में देयर विल बी द 6 NADH2। सही है। FADH2 को देख लेते, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे? 0 FADH2। सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में 0 FADH2। और क्रेब साइकिल में कितने बने थे? एक साइकिल में 1 बना था और 2 साइकिल में 2 बनेंगे। आ रही बात समझ में? ये एस्टिमेशन हमने लगा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो NADH2 है वो टोटल कितने बन गए? 10 NADH2। सही है, और जो FADH2 है वो टोटल कितने बन गए? 2 FADH2। ये ऑक्सीडाइज कहाँ पे होंगे? दे विल बी ऑक्सीडाइज ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझने की है कि देखिए, एक बात याद रखिएगा, 1 NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा इट विल बी फॉर्मिंग 3 ATPs। ठीक है, एक NADH2 3 ATPs बनाता है और एक FADH2 कितने ATP बनाता है? 2 ATP बनाता है। सही है, तो मतलब कि 10 NADH2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 30 ATP यहाँ पे बनेंगे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब ओवरऑल टोटल NADH2 कितने बने? मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। टोटल अगर आप NADH2 की बात कर रहे हैं तो टोटल आप कहेंगे NADH2 बने हैं दैट इज़ द 10।
तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 3, क्योंकि एक NADH2 3 ATP के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर होगा 30 ATP। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 में से कितने ATP बनेंगे 30 ATP बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे FADH2, तो FADH2 जो है वो टोटल कितने बने, वो बने थे 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मतलब कि 4 ये हो गए। तो कितने टोटल ATP बनेंगे, दैट विल बी 34 ATPs ऑन वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 34 ATP ये हो गए, और टोटल ATP यहाँ पे कितने बने, 4 ATP यहाँ पे बने, ऐसे ना ओवरऑल ATPs जो बने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को मिला के, तो वो 4 बने। तो 4 और 34 कितने हो गए, 4 और 34 कितने हो गए, ये टोटल हो गए। अच्छा, ये टोटल ATP बने जो, वो हो गए 38 ATPs। और जब मैंने आपको एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन बताई थी, तो मैंने कहा था देयर इज C6H12O6, 6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ब्रेक होगा, एंड इट विल बी गोइंग टू फॉर्म 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में बनेंगे 36 ATP। कितने ATPs बताए थे मैंने आपको, 36 ATP बताए थे आपको। फिर आप कहेंगे सर 36 ATP बताए, लेकिन यहाँ पे तो 38 बने, तो ये क्या माजरा है भाई। तो समझने की कोशिश करिएगा, ये जो 36 ATP है ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। ये 38 ATP कहाँ पे बनेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह, वहाँ पे 38 ATP बनेंगे, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 36 ATP बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 NADH2 बने ना, वो कहाँ पे बने बताओ भला, ये जो 2 NADH2 बने वो कहाँ पे बने। आप कहेंगे सर ये ग्लाइकोलाइसिस में बने, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ था, आप कहेंगे सर ये साइटोसोल के अंदर हुआ था, और आपको पता है साइटोसोल के अंदर हुआ था। और क्रिस्टी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो इसका मतलब इस 2 NADH2 को आना पड़ेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्ट करने के लिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका कोई चैनल नहीं होता, क्योंकि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे ना, इफ़ यू आर गोइंग टू सी द माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 2 मेम्ब्रेन मिलेगी, एक आउटर और एक इनर। आउटर तक तो कोई मसला नहीं है, वो तो परमिएबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ये नहीं आ सकेंगे NADH2। सही है, ये NADH2 का कोई ट्रांसपोर्टर ही नहीं है, NADH नो ट्रांसपोर्टर। मतलब वो NADH2 जो क्रेब्स साइकिल में बनेंगे, और ऑक्सीडेशन और पायरुविक एसिड जो होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो उसका कोई रोल मतलब नहीं है। ये मैट्रिक्स के अंदर जो बनेंगे NADH2 वो तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो साइटोसोल में बना है NADH2 वो अंदर नहीं आ पाएगा, तो वो अंदर नहीं आ पाएगा साइटोसोल वाला NADH2। तो इसका मतलब ये हुआ, तो फिर ये कैसे एनर्जी दे रहा है यहाँ पे, तो पता है क्या होता है, ये जो NADH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे देता है FADH2 को। सही है, और FADH2 का ट्रांसपोर्टर है। तो जिस जगह पे 6 ATP बनने थे, 2 NADH2 कितने ATP बनेंगे 6, उस जगह अभी कितने बनेंगे 4 बनेंगे ना, मतलब 2 कम बनेंगे ना। लेकिन जब हम हिसाब लगाते हैं तो हिसाब में NADH2 की बात करते हैं, लेकिन वो NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है FADH2 को, जिसकी वजह से 2 NADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे अंदर की तरफ 2 FADH2 को, तो जिस जगह पे 6 ATP बनने थे वहाँ पे अभी कितने बनेंगे 4 ATP। तो मतलब कि अगर आप हिसाब लगा रहे हैं तो 38 बनेंगे, लेकिन बनते कितने एक्चुअली, दैट इज द 36 ATPs। आ रही बात समझ में। तो NADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया FADH2 को, क्योंकि इसका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो इसी वजह से ATP बनते 38 हैं। लेकिन NADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन FADH2 को दे दिए, तो अभी वो 38 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, बल्कि 36 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, लेकिन 36 ATP बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं भाई क्या हो गया, 36 ATP बनेंगे। लेकिन जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन में हम ये लगाते हैं, ये वाले देखें मैंने एस्टिमेशन में तो ओवरऑल 10 लगाए ना, तो एस्टिमेशन में तो आपके 38 आएंगे, लेकिन एक्चुअल बनते हैं 36। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये एस्टिमेशन ज़रूरी है। ये अलग से मैंने एक वीडियो बना दी, ताकि ये वीडियो आप देखेंगे जैसे ही लेक्चर को, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होने वाली चीज़ों का पता चलेगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, देखें सिंपली क्या होगा, जो NADH2 है और FADH2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को करेंगे लॉस और अपने हाइड्रोजन को करेंगे लॉस, और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो होंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनाने में हेल्प करेगा, ATP बनाने में हेल्प करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रही है, दैट्स इट, आपने याद रखना है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन किस चीज़ में हेल्प कर रही है, फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रही है। सो इतना कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर होना चाहिए अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके कंपोनेंट में मैं आपको बताता हूँ, और फिर आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं।